तो चलिए स्टूडेंट्स एक और नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। बेटा इससे प्रीवियस लेक्चर तक हमने लगभग 30 क्वेश्चंस कर लिए थे बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। आज हम 31st से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा। हमें शो करना है जो नॉर्मल होगी ना, नॉर्मल लाइन है ना, एट एनी पॉइंट थीटा, मतलब जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है एक तरह से थीटा दिया है, टू द कर्व दिस एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई आर पैरामेट्रिक फंक्शन डिपेंड अपॉन द थर्ड वेरिएबल विच इज थीटा एट थीटा इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन। देखिए बात समझने की कोशिश करें। कहता क्या है, मान लीजिए फिर से मेरे पास एक कर्व है ये, और इस कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने इस तरह से, ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मुझे क्या मिलेगी, नॉर्मल। तो नॉर्मल मैंने ये बनाई। तो नॉर्मल कहता है, नॉर्मल जो लाइन है ना, शो करना है ये जो नॉर्मल लाइन है एट एनी पॉइंट थीटा। मान लीजिए ये पॉइंट मेरा क्या है, थीटा, ठीक है। इस थीटा पे मैं x भी निकाल सकता हूं, y भी, क्योंकि पैरामेट्रिक फंक्शन डिपेंड अपॉन थीटा। तो जैसे ही मैं थीटा रख दूंगा x और y आ जाएंगे ना। लेकिन यहां पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि यहां पर थीटा को कुछ बताया नहीं है, थीटा वेरिएबल लगा के ही छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, हम इसी को मान लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। कहता है शो करना है ये जो नॉर्मल है ना इस पॉइंट थीटा पर, एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस एट थीटा इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इनका जो डिस्टेंस होगा ना वो ओरिजिन से इस वाली लाइन का कितना होगा, a होगा। ये मुझे शो करना है। क्लियर है? तो सर इसको शो करने के लिए मतलब ओरिजिन से लेकर जो इसका डिस्टेंस होगा, बेटा अगर डिस्टेंस कुछ नहीं बताया तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान के चलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट विच डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अगर कुछ बोला नहीं है तो वी वुड ऑलवेज कंसीडर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात। दूसरी बात, सर सबसे पहले तो हमारे को एक बात, ये 0 0 तो पता है, मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उसका रीजन बता देता हूं। आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए लाइन, है ना। यहां पर लाइन का नाम क्या है, स्पेसिफाई करूं तो नॉर्मल। क्या होता है सर, डिस्टेंस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पर मोड, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, x1 y1 तो मुझे पता ही है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन आएगी और मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से हम देखेंगे, देखिए सर इक्वेशन मेरे को यहां से निकालनी है, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा टाइम्स साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। अब मैं क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या होगा सर, dx ओवर d थीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स a साइन थीटा प्लस, सर a तो एज इट इज रहेगा, थीटा साइन थीटा के बीच में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो सर थीटा एज इट इज, साइन थीटा का हो गया cos थीटा। अब साइन थीटा एज इट इज और थीटा का क्या होगा 1, साइन थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का हो गया 1। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आएगा सर, a थीटा cos थीटा प्लस a टाइम्स साइन थीटा, ये क्वांटिटी कैंसिल तो आ गया a थीटा cos थीटा। क्या आया सर, ये dx ओवर d थीटा निकल के आया। क्लियर है आपको बात? अब हम इसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या होगा सर, dy ओवर d थीटा a cos थीटा माइनस a। सर अब इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा एज इट इज, cos थीटा का होगा नेगेटिव टाइम साइन थीटा, a नेगेटिव टाइम साइन थीटा। अब सर cos थीटा एज इट इज, थीटा का हो गया 1, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है तो a cos थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा नेगेटिव a cos थीटा, ये क्वांटिटी भी कैंसिल तो आ गया a थीटा साइन थीटा, राइट। अगर मुझे dy बाय dx निकालना है विद द हेल्प ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, क्या होगा सर, d थीटा बाय dx। तो dy बाय d थीटा सर ये रहा मेरे पास, a थीटा साइन थीटा इंटू d थीटा बाय dx 1 ओवर a थीटा cos थीटा। a थीटा कैंसिल, बेटा कितना आ गया, साइन थीटा ओवर cos थीटा, राइट। तो सर dy ओवर dx मेरे पास क्या आया, साइन थीटा अपॉन में क्या आया सर, कोसाइन थीटा, राइट। और अगर मैं इसको, ये आया मेरे पास स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट, अगर मैं एट थीटा देखता हूं तब भी ये क्या रहेगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्लियर है? ये दे रहा है मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है, थीटा। यही दिया हुआ है तो मैं इसी पर कहूंगा मेरी जो टेंजेंट होगी वो कुछ
इस तरह की होगी। अच्छा, मुझे इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की, तो स्लोप भी नॉर्मल का चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा सर, इसका उल्टा करो, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और नेगेटिव लगाओ। सर ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा को हम टेन भी तो लिख सकते हैं और इसको कोट, तो वो क्यों नहीं लिख रहे, अभी आपको मैं बताता हूं, जब मैं इक्वेशन निकालूंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं इसको इसी तरह क्यों रख रहा हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मुझे निकालनी क्या है, इक्वेशन है ना। इक्वेशन के लिए एक चीज और कमी है, इक्वेशन किसकी सर, नॉर्मल की। नॉर्मल कहती है मेरे को एक तो एक्स वाई चाहिए, एक्स कोमा वाई, और मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, डी एक्स ओवर डी वाई, वो सर मेरे पास है नेगेटिव कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब सर एक्स वाई डिपेंड अपॉन थीटा, और थीटा को मैं थीटा ही रख सकता हूं, तो एक्स वाई भी ही रह जाएंगे। बात समझो ना, अगर यहां पर थीटा कह देता पाई बाय 4, तो मैं यहां पर पाई बाय 4 रख के एक्स और वाई निकाल लेता, क्योंकि मुझे तो पता है जब पैरामीट्रिक फंक्शन होता है तो उसमें जब टेबल बनता है तो 3 रोज बनती है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल की और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जो इंडिपेंडेंट है थीटा, तो पहले मैं थीटा रखता हूं तो एक्स भी मिलता है वाई भी, लेकिन अब मैं थीटा रख भी दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा एक्स वाई पे, सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई एक्स माइनस एक्स वन। बात समझिएगा, y ये एज इट इज, y1 कौन है सर, यही क्वांटिटी होगी ना y1, तो इक्वेशन में जब मैं रखूंगा थीटा तो ये मेरे पास y1 आ जाएगा, xy आ जाएगा ना पॉइंट, तो मैं क्या लिखूंगा, a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, सर स्लोप क्या है, माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और x माइनस x1 क्या है सर, ये क्वांटिटी विच इज a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा। पता है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको कोट लिख देता ना बेटा, तो मुझे यहां पर कोस और साइन बनाना पड़ता। रीजन क्या है, ये पूरा साइन कोस में, ये भी पूरा साइन कोस में, तो सर अगर मैं इस पर कोट लगा भी देता तो भी मेरे को काम करने में दिक्कत करता है, इसलिए मुझे कोस और साइन बनाना पड़ता। तो ये बात आप समझ के चलेंगे, जब मुझे इक्वेशन बनानी है और एक्स और वाई, अगर मेरे x1 और y1 जो पॉइंट हैं, अगर वो मेरे कैसे हैं, अगर वो मेरे साइन और कोस में, तो ट्राई करें स्लोप को भी साइन कोस में रखने की। ठीक है, और एक मैंने यहां पर ये ब्रैकेट लगाया क्योंकि x माइनस x1 लेना था, जब x1 लोगे ना, x1 ये क्वांटिटी है तो नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है ये बात, x माइनस x1, इसको भी मैं बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब एक काम करते हैं, साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा टाइम्स वाई माइनस साइन थीटा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस, और जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नेगेटिव x कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात, अगर मैं इसको खोल देता हूं तो खुलेगा कैसे सर, देखिए माइनस माइनस प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा। बताए, क्लियर है। अब फिर से सर माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो सर a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इधर भी है और इधर भी है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बेटे। अब मेरे पास क्या बचेगा सर, देखिए ये x है तो इस x को इधर लाओ, पहले x कॉस थीटा, फिर मैं लिख रहा हूं y टाइम्स साइन थीटा माइनस a, और ये वाली क्वांटिटी भी इधर आएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी, और मैंने अगर ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा सर, यहां पर क्या होगा, 0। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये इक्वेशन किसकी आई है सर, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई ना मेरे पास। अब मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना फिर से, मैंने ये कहा मेरे पास अगर ये कर्व है और ये पॉइंट थीटा है जहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, और मुझे तो नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो नॉर्मल तो ये होगी। नॉर्मल कैसी होगी सर, इस तरह की होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर और पास करेगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। और उसने कहा है ये जो नॉर्मल है ना, ये ओरिजिन से प्रूव कर दो कि ये कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है, यही तो प्रूव करना है। तो आपने तो पढ़ा हुआ है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या है, और दिस एंड नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे सर हम, डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन क्या होगा सर, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कैपिटल लेते हैं,
है ना सर। ए कौन होता है यहाँ पर इक्वेशन में, देखो ये लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ए तो यही लेंगे, बी भी ये लेते हैं, सी ये लेते हैं, लेकिन x1 कौन लेते हैं, पॉइंट। x कौन लेते हैं, पॉइंट, ये 0,0, क्योंकि इस लाइन के पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, मुझे इस पॉइंट से दूरी देखनी है, तो इस पॉइंट को देते हैं हम x1 y1, तो वही मैंने लिखा है 0,0। तो देखिए ये जो फॉर्म है ये भी तो फॉर्म इसी तरह की है, ax1 ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर a क्या है, कॉस थीटा। डिस्टेंस क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, a तो है सर कॉस थीटा, और x1 इज द पॉइंट विच इज 0, प्लस b कौन है सर, साइन थीटा। अगेन y1 क्या है 0, माइनस c क्या है सर, नेगेटिव टाइम a अपॉन में अंडर रूट में क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या घुमा के लिख लो, जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप। क्लियर है इतनी बात, बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वांटिटी 0, ये भी 0, अंदर बचेगा नेगेटिव ए मॉड्यूलस के अंदर, और जब बाहर आएगा तो पॉजिटिव ए, और नीचे क्या है, √1 विच इज 1, तो a अपॉन 1, डिस्टेंस क्या आ गया a, तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया ना कि डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड ए लाइन इज कांस्टेंट विच इज a, यही तो बात प्रूव करनी थी, डिस्टेंस हमें a प्रूव करना था, वही हमने प्रूव किया। क्लियर है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, लिख ले आप। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा रहती है। कहता है शो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की जो इक्वेशन है किसी पॉइंट t पर ऑन दिस कर्व एंड दिस कर्व, मतलब ये फिर से पैरामीट्रिक फंक्शन दिया है, इज दिस, मुझे शो करना है, शो करके दिखाना है कि जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है इस पॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीट्रिक फंक्शन वो ये निकल के आएगी। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मुझे प्रूव करनी है, राइट। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है मेरे पास x इज इक्वल टू 3 cos t माइनस कोसाइन ऑफ क्यूब t एंड y इज इक्वल टू 3 sin t माइनस साइन क्यूब t। अब मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूं, क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए सर, फिर से वही बात है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए एक तो मुझे x1 चाहिए और y1 चाहिए, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, माइनस dx ओवर dy चाहिए, है ना। तो मैं तभी तो लिख पाऊंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy x माइनस x1। तो y1 और x1 सर, x1 और y1 तो यहीं से मिलेंगे ना एट पॉइंट t, तो सर ये तो अगर मैं t रख दूंगा तब भी यही रहने वाले हैं, तो y माइनस y1 क्या होगा, 3 sin t माइनस साइन क्यूब t। अब ब्रैकेट लगा दो, माइनस dx बाय dy आ जाए मेरे पास, x माइनस x1 क्या होगा सर ये, तो एक काम करते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और फिर लिख देते हैं 3 cos t माइनस cos क्यूब t, और ये, और मेरे को माइनस dx बाय dy, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्या होगा सर, dx ओवर dt माइनस 3 टाइम्स साइन t माइनस क्या होगा सर 3, आगे आएगा cos स्क्वायर t, cos t का दोबारा से सर माइनस साइन t माइनस साइन t। अगर मैं यहां से थोड़ा इसको सॉल्व करना चाहूं तो देखो मेरे को 3 साइन t कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और यहां क्या बचेगा सर -1, और इधर बचेगा केवल cos स्क्वायर t। एक काम ये कर सकता हूं, मैं इसमें से नेगेटिव भी कॉमन ले लेता हूं, इसमें से ब्रैकेट में से अगर मैं नेगेटिव भी बाहर फेंक दूं तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है, चेक कर लो आप मल्टीप्लाई कराओ, यू विल गेट दिस स्टेप। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है सर, ये तो मुझे पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर टी, तो ये कितना आ गया -3 साइन क्यूब टी। मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया, क्लियर है ये बात। अब मैं इसको चेक करता हूं, तो ये क्या होगा, डी वाई ओवर डी टी, सर इसका होगा 3 टाइम्स कॉस टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का दोबारा सर कॉस टी। अगर मैं 3 कॉस टी कॉमन ले लू ना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बचेगा, तो ये क्या देगा सर कॉस स्क्वायर टी, तो ये बनेगा 3 टाइम्स कॉस क्यूब टी, इट इज डी वाई बाई डी टी। अब मुझे क्या निकालना है सर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही तो पैरामीट्रिक फंक्शन कहता है। डी वाई बाई डी टी का है ये 3 कॉस क्यूब टी इंटू ये क्या है सर 1 अपॉन -3 साइन क्यूब टी, है ना। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस कॉस क्यूब टी अपॉन में क्या साइन क्यूब टी। मेरे पास क्या आया है, डी वाई बाई डी एक्स, इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट्स, लेकिन मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, एट टी, तो अब ये मेरे वाला स्लोप आया है।
बट ये आया किसका है सर? ये तो सर dy बाई डी एक्स है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? डिफरेंशिएशन, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन मुझे किसकी इक्वेशन चाहिए? नॉर्मल की। तो मैं क्या निकालूंगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट टी। क्या होगा सर? इसको रेसिप्रोकल करो और साइन अपोजिट लगाओ, मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरा क्या आया है? स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसको मैं यहां रखने जा रहा हूं साइन क्यूब टी अपॉन कॉस क्यूब टी। अगेन मैंने बेटा देखो इसको कोट नहीं लिखा ना, इसको 10 लिखा। रीजन मुझे दिख गया था, जब मुझे इक्वेशन बनानी है तो x1 और y1 ये रहने वाले हैं, और x1 y1 रिप्रेजेंट किए हुए साइन और कोस में। अगर वो साइन और कोस में रिप्रेजेंट किए हुए तो मेरे को साइन कोस में लेने का फायदा होगा, ना कि कोट या 10 में, क्योंकि फिर मैं यहां पर चेंज करूंगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अब मैं क्या करूं सर? इसको इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? y टाइम्स कॉस क्यूब टी माइनस, तो सर अगर कॉस क्यूब टी को हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 साइन टी एंड कॉस क्यूब टी। अब सर ब्रैकेट खोलता हूं तो प्लस तो आएगा ही, और कॉस क्यूब टी भी मल्टीप्लाई। बेटे आप डायरेक्ट ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, ये नहीं कि सर आपने तो डायरेक्ट कर दिया हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इस स्टेप्स के कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको अलग से, ठीक है? तो आगे चलें। साइन क्यूब टी को अंदर भेजें, x टाइम्स साइन क्यूब टी माइनस, देखिए साइन क्यूब टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो आएगा ही, 3 कॉस टी साइन क्यूब टी। अब फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब टी एंड कॉस क्यूब टी। तो सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल होगी, चेक करो, होगी ना? अब क्या करें सर? अब ध्यान से देखिए, अब है ना अपने को क्या करना क्या है, हमारे को ऐसा तो है नहीं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कुछ इस तरह की बनानी है, इस तरह की सेंस में। शो दैट का क्वेश्चन है तो हमें डिजायर्ड आंसर देना एज पर द एग्जामिनर, ठीक है? जो उसने पूछा है उसी तरह का आंसर बना के लाना है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर कॉस क्यूब टी और साइन क्यूब टी एक ही तरफ है ना? तो मेरे पास क्यूब टी यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो एक काम करते हैं, इनको इधर प्लेस करते हैं। y कॉस क्यूब टी माइनस एक्स साइन क्यूब टी इक्वल्स टू, सर ये क्या है? -3 और ये भी -3 है। ये वाले को अगर मैं उधर भेजता हूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 3 साइन टी कॉस क्यूब टी, और ये -3 कॉस टी साइन क्यूब टी। बताएं, ठीक है सर? इसमें ये फायदा हो रहा है, ये मेरे पास लगभग LHS जैसा बन चुका है। चेक करो आप सर, यहां पर सिर्फ 4 की कमी है, बाकी तो बन चुका है ना? इसको फिर सॉल्व करते हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो एक काम हम ये कर सकते हैं, 3 साइन टी कॉस टी कॉमन आ रहा है, चेक करो। तो अंदर क्या बचेगा सर? कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। यहां पर आपकी कुछ ट्रिगो लगनी है, वो इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, इट इज कॉस 2 थीटा या कॉस 2 टी, कॉस 2 टी होता है ना? तो यहां पर क्या हो गया? 3 साइन टी कॉस टी इक्वल टू वाई टाइम कॉस क्यूब टी माइनस एक्स टाइम्स साइन क्यूब टी। अब क्या करें सर? अब है ना इधर तो कुछ हो नहीं पा रहा और इधर हमें कुछ करना नहीं है, बस छोड़ के 4। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम ना दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट बनाना है, इसी की तरह मैं सोच रहा हूं। आपने ये बात समझनी है। यहां के बाद मैं सोचना स्टार्ट किया कि मेरे को तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कुछ भी नहीं चाहिए, इस जैसी चाहिए डिट्टो। तो उसी की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 होल टू द क्यूब होल टू द मल्टीप्लाई बाय 4 एंड x साइन क्यूब टी इक्वल्स टू, देखिए 4 यहां भी मल्टीप्लाई और 3 मुझे चाहिए। तो एक काम करते हैं, 3 को तो ऐसे ही रहने देते हैं और 4 को मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई 2, 4 लिख सकता हूं, और आगे लिख देते हैं साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी एंड कॉस 2t। अब सर 2 साइन टी कॉस टी मेरे को क्या रिप्रेजेंट करेगा सर? साइन 2t। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? साइन 2t, और ये क्या है? कॉस 2t, और 2 इंटू में 3 है ना? अब सर फिर से ध्यान से देखिएगा, 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t, फिर से बेटा देखो यहां पर ये क्या है? t है, और ये भी क्या है? t है। मैं ऐसे ही बोलता हूं ना, देखिए बेसिकली कहने का मतलब क्या है? साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ट्वाइस ऑफ दिस, डबल हो जाता है एंगल, है ना? अगर यहां पर है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो यहां पर साइन 2 थीटा, थीटा क्या है? 2 थीटा। अगर यहीं पर होता 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, तो आप क्या लिख देते हो? साइन 2 और फिर सर थीटा, थीटा क्या है? थीटा बाय 2, तभी तो निकलता है साइन थीटा। साइन थीटा को हम लिखते नहीं है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो उसी तरह से 2 साइन 2t कॉस 2t क्या देगा सर? 3 टाइम्स साइन
2 इंटू में 2t। पता है बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब यहां पर क्या है सर मेरे पास 4 टाइम्स वाई कॉस क्यूब टी माइनस एक्स टाइम्स साइन क्यूब टी। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 4 टाइम्स वाई कॉस क्यूब टी माइनस एक्स टाइम्स साइन क्यूब टी इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइन 4t। हैंस प्रूव्ड। समझ आई बात आपको? ये किस तरह से बनाना है, यहां थोड़ी सी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ट्रिको का यूज होगा, ये बनाएंगे। फिर उसके बाद हम यहां पर आके स्टक हुए, तो मैंने कहा यार यहां पर 4 भी चाहिए, तो 4 और मल्टीप्लाई कराया, 4 लाने के बाद ये क्वेश्चन बनता चला गया विद द हेल्प ऑफ अगेन 11th फॉर्मूलाज विच इज हाफ एंगल फॉर्मूलाज। क्लियर है? लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व है मेरे पास ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका तो आप ग्राफ भी जानते हैं ना। कहता है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एट विच मतलब मुझे कौन से पॉइंट निकालने कर्व पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। बात समझने की है बेटा, मेरे कहने का मकसद ये है, ये मेरे पास कर्व है राइट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मुझे ये पॉइंट निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, जिसको मैं 1 मिनट के लिए x1 y1 मान रहा हूं। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं अगर मेरे पास सॉल्यूशन इसका करना है, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व मेरे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा सर, 3x²। इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट। लेकिन मुझे किस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पर जिसको मैंने x1 y1 माना है। तो dy बाई dx एट पॉइंट दिस कितना आ जाएगा सर, 3x1²। तो सर ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया एट अ गिवन पॉइंट दिस मच। अब उसने एक बात और कही है, जो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना वो इक्वल है y कोऑर्डिनेट के ऑफ दैट पॉइंट। क्या बोलता है, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब पॉइंट कौन, x1 y1। तो मैं इस की सहायता से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है मेरे पास इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, y1। तो सर एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। ये बात समझने की है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात सर, मेरे पास जो अननोन है ना, 2 हैं, x1 और y1, मुझे पॉइंट निकालने हैं ना इस कर्व पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सर x1 और y1 2 पॉइंट मुझे निकालने हैं, तो 2 अननोन हैं, तो मुझे कितनी इक्वेशन चाहिए सर, कम से कम 2। एक इक्वेशन तो आ गई सर x1 और y1 में, दूसरी कैसे आ सकती है, बिकॉज पॉइंट x1 y1 लाई ऑन द कर्व, कर्व पर लाई कर रहा है बेटा, तो हैंस इट विल satisfy the equation of curve। करेगा तो हम लिख सकते हैं, इक्वेशन में रख देते हैं y1 इज इक्वल टू x1 होल क्यूब। इट इज माय सेकंड इक्वेशन। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन की सहायता से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या निकालना है, x1 y1 निकालना है ना। तो सर अब मैं x1 निकाल सकता हूं इजिली, क्या लिखूंगा मैं, x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x1²। अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर भेज दूं, x1 क्यूब माइनस 3x1² इक्वल्स टू 0, x1 कॉमन, x1² इनफैक्ट कॉमन, यहाँ x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो सर x1 एक तो आएगा 0, एक तो आ गया सर 0, और दूसरा क्या आएगा, x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मीनिंग x1 कितना आ गया 3। और अगर मैं इस पॉइंट को 0 को इक्वेशन में रख दूं, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, यहां पर, तो x1 को अगर 0 रख दूं, y1 क्या आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। बात समझने की है। या इस पॉइंट को मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं, इसमें या इसमें, तब भी यही आएगा, ठीक है। और अगर मैं x1 को 3 रख दूं तो y1 कितना आ जाएगा सर, ये आएगा 27। तो सर मेरे पास 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर जो गिवन बात थी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट के। कैसे सर, देखो यहां पर 0 लिख लो, यहां भी 0 लिख लो, पहला पॉइंट ले लो 0,0, 0,0, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, dy बाई dx एट दिस पॉइंट, dy बाई dx एट 0,0 कितना आएगा सर 0 आएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या है इसके अंदर, वो भी 0 है, तो इक्वल आ गया ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा सर इसको हटाओ, अगला देखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप 3 x1 रखना, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27
इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट के नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ये आप चेक भी कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? लिख लें। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन, कहता है प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस। सर ये तो पैराबोलिक कर्व है और ये कर्व कट किस पर करती है? राइट एंगल पर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, इफ 8k² इक्वल्स टू 1। तो सर दो कर्व, देखिए दो कर्व मैंने बनाई, एक कर्व ये और एक कर्व ये, है ना। ये दो कर्व 90 डिग्री पर कट करती है राइट एंगल पर। सर ये तो कुछ अजीब सी बात हुई, राइट एंगल पर दो लाइंस तो कट करती हैं, बट सर कर्व कैसे कट कर जाएगी? तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा। थ्योरम होती है क्या कि अगर दो कर्व राइट एंगल पर कट करती हैं तो कब कर सकती हैं? जब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली दो टेंजेंट, जब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली दो टेंजेंट 90 डिग्री पर अगर कट कर गई तो वो दोनों कर्व हम मान लेते हैं क्या? वो 90 डिग्री पर कट करती हैं। अगर दो कर्व 90 डिग्री पर कब कट करेंगी? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर दो कर्व का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे जाने वाली दो टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी वुड से दीज टू कर्व्स कट्स एट राइट एंगल। लेकिन सर ये बात कुछ समझ नहीं आई। देखो ये कर्व पर आपने टेंजेंट पर तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया, लेकिन अगर मैं कर्व पर देखता हूं तो देखो ये एंगल बचा हुआ है और इधर देखता हूं तो इधर भी एंगल छोटा सा बचा हुआ है। तो बेटा देखो अभी क्या है, ये चीजें आपको ना अच्छे से कॉलेज में सीखनी है, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है, अगर दो कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दो टेंजेंट निकलती हैं और वो दोनों 90 डिग्री पर कट करती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो दोनों कर्व भी राइट एंगल पर कट करेंगी, सॉरी। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे अच्छे से। और एक बात, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? अगेन कट एट राइट एंगल। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी लिखे प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल इफ दिस। क्लियर है? कट एट राइट एंगल नहीं बोलेगा, कहेगा ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल ही नहीं पता तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सर अब करेंगे कैसे? अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि सर मैं इसका स्लोप निकाल देता हूं और इसका भी स्लोप। इसका स्लोप निकलने से फायदा क्या होगा? देखो ध्यान से समझिएगा, मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है। किसको? ये दोनों टेंजेंट को। अगर ये दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे कट कर गई तो इस बात का मतलब ये दोनों कर्व भी राइट एंगल पर हैं, है ना। तो ये दो टेंजेंट हैं, टेंजेंट से पहले ये लाइन है। अगर मैं इसका स्लोप m1 बोल दूं, इसका स्लोप m2 बोल दूं और इनके प्रोडक्ट को मैं किसके इक्वल ला दूं? -1 के, तो सर बोथ द लाइंस कट एट राइट एंगल, है ना। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अगर मैं प्रूव करा दूं तो। लेकिन सर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x = y² तो dy/dx मिलेगा और इसका करूंगा तो भी dy/dx मिल जाएगा, राइट। तो सर dy/dx जो मिलेंगे ना वो स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट को दिखाएंगे। अगर मैं इसका करता हूं, अगर ये वाली कर्व मैं इस वाली कर्व को x = y² बोलता हूं और इस वाली को मैं xy = k बोलता हूं, अगर मैं इसको करता हूं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे जो स्लोप मिलने वाला है वो फैमिली ऑफ टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सर बहुत जगह पर होगा, लेकिन मुझे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। और सर इसी तरह अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे इस टेंजेंट के बहुत सारे पॉइंट, इस कर्व पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा मतलब फैमिली ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो स्लोप मिलेगा। लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? सर यही वाला चाहिए, क्योंकि यहीं पर तो कट कर रही है 90 डिग्री पर। तो ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले ये पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूं। तो सर टू फाइंड द कॉमन पॉइंट, है ना, कॉमन पॉइंट मेरे को निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके मैं x और y निकाल लूं तब मेरा काम आराम से हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करें, हम क्या करेंगे? मेरे पास इक्वेशन है x = y² एंड xy = k। अगर मैं x = y² यहां पर रख दूं तो ये क्या होगा? y² × y = k। तो y³ = k implies that y = k raised to the power 1/3। सर y निकल के आ गया। अगर y आ गया तो बेटा x भी आ जाएगा। क्या होगा? x y² मतलब k 2/3। चेक करो, अगर मैं y² करता हूं तो k 1/3। देखो क्या होगा, देखो यहां से देखो 1/3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x k raised to the power 2/3। अब क्लियर है? तो मेरे पास अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ गया विच इज k 2/3 k 1/3। अब मैं स्लोप निकालता हूं। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन क्या है? x = y² और मेरे पास यहां पर क्या? सर स्लोप क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि मुझे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगानी है।
तो मैं स्लोप निकालने की कोशिश करता हूं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा 1 2y dy ओवर dx। यहां क्या होगा सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का x एज इट इज y का dy बाय dx, y एज इट इज x का 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहां से तो dy बाय dx कितना आएगा सर, नेगेटिव टाइम y ओवर x। ये y उधर जाएगा और x नीचे आ जाएगा। सेम वे इधर dy बाय dx कितना आ रहा है सर, यहां से 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ y। पता है, क्लियर है। तो सर मेरे पास ये भी स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट आया, ये भी मुझे किस पॉइंट पर चाहिए सर, इस पॉइंट पर, है ना। तो एट या dy बाय dx किस पॉइंट पर, k टाइम्स 2/3 कोमा k टाइम्स k रेज टू द पावर 1/3, तो 1 अपॉन 2 k 1/3, है ना। इसी तरह से dy बाय dx मुझे किस पॉइंट पर चाहिए सर, k 2/3 k रेज टू द पावर 2/3 एंड k रेज टू द पावर 1/3 पर। तो ये देखो कितना होगा, y की जगह पर लिखूंगा मैं k 1/3 और नीचे क्या लिखूंगा, k रेज टू द पावर 2/3, ये लिखेंगे ना। अब क्या करें सर, अब देखो ध्यान से, इसको कट नहीं करते हैं यहीं पे, क्योंकि मुझे क्या कंडीशन प्रूव करनी है, ये m1 इंटू m2, और इसी को मैंने m2 बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, m1। आप लिख सकते हैं कि इट इज कंसिडर्ड एज m1 स्लोप 1 और इट इज कंसिडर्ड एज स्लोप 2। क्लियर है। तो अगर मैं यहां से LHS को पिक करता हूं, LHS विच इज m1 क्रॉस m2। m1 क्या है मेरे पास, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ k 1/3 इंटू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ k 1/3 इंटू क्या है सर, नेगेटिव टाइम k 1/3 अपॉन k रेज टू द पावर 2/3। ठीक है। अब हम क्या करें सर, ध्यान से देखिएगा, ये k की पावर 1/3 है और ये भी k की पावर क्या है 1/3, तो सर ये तो कैंसिल ही हो गया, ऊपर क्या बच गया, केवल -1। तो -1 अपॉन 2 इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं k स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। बताएं इसमें कोई गड़बड़ है तो बताएं आप मेरे को। सर ऐसे लिखा जा सकता है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज मेरे को कंडीशन बताइए, ये राइट एंगल पर तभी कट करेंगे जब ये क्वांटिटी होगी। तो मैं लिख सकता हूं बिकॉज 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, तो k स्क्वायर क्या आ गया सर, 1/8। ध्यान से समझिएगा आप मेरी बात को, k स्क्वायर कितना आ गया 1/8। तो मैं इधर करता हूं इसको -1 अपॉन 2, k स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 1/8 और उसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक है। तो और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -1 अपॉन 2, सर इसको लिख सकते हैं हम 1/2 रेज टू द पावर 3 और होल टू द पावर 1/3। ठीक है, 3 से 3 भी कैंसिल होगा। तो यहां पर क्या बचा मेरे पास, -1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो रिजल्ट क्या है अल्टीमेटली -1। तो बिकॉज दोनों स्लोप का प्रोडक्ट मैंने किसके इक्वल प्रूव कर दिया, -1 के, तो मैं क्या कह सकता हूं, यस बोथ द कर्व दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल या कट एट राइट एंगल इफ दिस कंडीशन इज गिवन। क्लियर है, लिख लें, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपकी बुक एनसीईआरटी से ही है, मिसलेनियस एक्सरसाइज से। कहता है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एंड दिस कर्व पैरामेट्रिक फंक्शन है एट द पॉइंट दिस, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज दिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है बस हमारे को, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो हम कैसे करेंगे, देखिए एक अच्छी चीज है इसमें, वही मैं डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन मैंने आपसे लिया है, वरना इसको मैं करा चुका हूं। y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, मेरे को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेम वे इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्या होगा सर, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2t प्लस 3, और यहां क्या होगा सर, dy ओवर dt 4t माइनस 2। अगर मुझे निकालना है क्या, dy बाय dx विच इज dy बाय dt इंटू dt बाय dx, तो ये क्या देगा सर, 4t माइनस 2 इंटू में 1/2t प्लस 3। तो सर जो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया विच इज फैमिली ऑफ टेंजेंट कितना है, 4t माइनस 2/2t प्लस 3, है ना। अब सर मेरे को स्लोप ऑफ अपनी टेंजेंट, मेरे को अपनी ऑन टेंजेंट का निकालना है जहां पर पॉइंट क्या हो 2,-1। अब सर ये जो पॉइंट 2,-1 है ये x, y है, तो मैं रखूंगा कहां पर, तो आप ध्यान से समझिए, उसने अब की बार हमें सामने से ही x और y दिए है ना, तो मैं जानता हूं ये t रख सकता हूं मैं यहां पर, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो अगर मेरे पास इक्वेशन ये है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8,
और एक है y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। मैं जानता हूं जब मैं t को कुछ रखता था तो x और y निकलते थे, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनको मैं बोलता था, लेकिन इस बार x और y ही दे दिए हैं तो मैं x को क्या लिखूंगा 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ये 2 उधर जाएगा तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और ये कितना है 5 2 जा 10 t स्क्वायर प्लस 5t 5 2 जा माइनस 2t माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो t कॉमन t प्लस 5 फिर माइनस 2 कॉमन फिर आएगा t प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहां बचेगा t माइनस t 2 एंड t प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो t की दो वैल्यू आएंगी 2 एंड माइनस 5। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो वाक्य में दो वैल्यू आएंगी, ये भी क्वाड्रेटिक है तो यहां से भी दो आएंगी, तो ये तो 4 वैल्यू आ जाएंगे, t की 4 वैल्यू रखेंगे। चलिए अभी बात करते हैं y कितना है मेरे पास -1, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t ये +1 हो जाएगा तो -4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये क्या है सर t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 अगेन इक्वल टू 0, तो t कॉमन t माइनस 2 प्लस 1 कॉमन t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो t प्लस 1 एंड t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो t की अगेन दो वैल्यू आएंगी जैसा हमने पहले ही समझ लिया था। तो सर एक बात समझने की है कि जो t की जो कॉमन वैल्यू होगी ना, t की जो कॉमन वैल्यू होगी उसी पर तो x y 2 -1 आएगा। बात समझो, अगर मेरे पास पैरामेट्रिक फंक्शन होता है तो बेटा मैं 3 रोज बनाता हूं, मैं रखता हूं t को कुछ रखता हूं यहां पर तो मुझे x और y निकलते हैं, तो मैं t को अगर -5 रख दूंगा 1 मिनट के लिए तो x और y क्या आ जाएंगे सर, -5 रखते ही यहां पर आप रख के देखना, -5 रखने पर ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएंगे दोनों पर, तो हम क्या रखेंगे जो कॉमन पॉइंट है। मेरे कहने का मकसद बस इतना सा है, t की कॉमन वैल्यू के लिए x और y की वैल्यू आएगी, t की कॉमन वैल्यू पर t की जो कॉमन वैल्यू होगी उसी पर तो x y ये आएगा, क्योंकि मैं t को जो रखूंगा तो x 2 निकल के आएगा और y -1, तो वो कौन सी वैल्यू होगी सर जो कॉमन होगी, तो मैं क्या लूंगा यहां से कंसीडर क्या करूंगा एट t इक्वल्स टू 2, तो dy बाय dx जब क्या होगा t2, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 टाइम्स 2 माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स 2 प्लस 3, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 6, 4 और 3 7, 6/7 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन है, हाँ जी सर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6/7 है भाई ये, ठीक है समझ आ गया होगा आई होप आप लोगों को। मैंने यहां पर यही बताया है आपको, t की ये वैल्यू और ये वैल्यू लेओगे ना आप तो ये -1 इसको तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन इससे काम नहीं करेगा, यहां रखने पर नहीं काम करेगा, तो t को 2 रखो इस वाले में, t को अगर 2 रखोगे ना तो यू विल गेट x2, ठीक है, अगर t को 2 रखोगे इस वाले में तो यू विल गेट y -1, रख के देख लो, वरना 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 रख रहा हूं मैं, माइनस 2 इंटू 2 -5, 4 और 5 कितना हुआ 4 और 5 9, 9 माइनस 8 -1, यहां पर 2 रखो, यहां पर 2 रखोगे तो 4 और 6 10, 10 माइनस 8 2, अगर आपने -5 यहां रख दिया तो ये क्या देगा 2, लेकिन -5 यहां नहीं रख सकते ना, -1 रखना पड़ेगा, तो t को जब मैं 2 रखता हूं तो x मुझे 2 मिलता है और y -1 मिलता है, कहने का मकसद मेरा ये हो रहा है। और जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना उसमें इस तरह से पॉइंट t नहीं देता, पॉइंट xy नहीं देता था, t देता था, तो इसलिए क्वेश्चन अच्छा है। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं आपके बोर्ड पर, कहता है 36 क्वेश्चन, द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस, नॉर्मल देखनी है हमें इक्वेशन एट दिस पॉइंट, मतलब ये क्या दिया हुआ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है ऑन द कर्व दिस, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। सर ये तो बहुत आसान है, इस तरह के तो हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। ये मेरे पास इक्वेशन है इक्वल टू 3 और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास गिवन है विच इज 1,1 और इसी पर से नॉर्मल बनेगी 1,1, तो सर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आराम से निकाल सकता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, स्लोप निकल जाएगा और पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, है ना। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि ये आपकी बुक के अंदर भी एनसीईआरटी में ही एमसीक्यूज के रूप में दिया हुआ है, और एमसीक्यूज आपके आने लगे हैं, कोर्स जो नया आया है उसमें एमसीक्यूज आते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। ये सब इक्वेशन जो है ना नॉर्मल की दी होंगी भाई, क्वेश्चन जो है ये क्या है सर, ये सारी इक्वेशन किसकी होंगी, नॉर्मल की तो गिवन होगी ऑप्शन में, तो मैं इसको डायरेक्ट भी तो चेक कर सकता हूं। सर ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी वो जिस भी सेंस की होगी, मान लीजिए ये होगी x प्लस वाई नहीं, मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, है ना। तो सर ये जितने भी इस नॉर्मल पर आने वाले पॉइंट होंगे दे विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पक्का करेंगे ना सर।
तो सर ये वाला पॉइंट नहीं करेगा, ये भी तो करेगा। तो मैं डायरेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि एक तरह के क्वेश्चन एक नंबर में आ सकते हैं। कभी आप बैठ के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने लग जाओ, इतना समय नहीं होगा, आप सोचेंगे सर इसको फिर तो बहुत लंबा होगा, मैं तो इसको स्किप ही कर दिया। ऐसा नहीं करना। आप जानते हैं सब इक्वेशन किसकी दी है, नॉर्मल की। तो सर मेरे पास 0.11 है, 11 रख के देखो, 1 + 1 2 आ रहा है, सर ये आंसर रॉन्ग। 1 + 1 2, 2 + 1 3 आ रहा है इक्वल टू 0, नहीं आ रहा। चलिए अभी इधर देखते हैं बी पार्ट पर। सर ये दोनों ऑप्शन एक जैसे नहीं, इसको एक को ठीक करो, ये 1 कर दो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर चेक करते हैं, 1 x को 1 रखो, y को भी 1, 1 - 1 सर 0 आ रहा है, ये भी गलत है। यहां पर रखा 1 - 1 सर ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, बिकॉज द पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सर अगर इस तरह के दो ऑप्शन आ गए, मान लो एक और ऑप्शन दे दिया उसने, कुछ भी दे दिया, x + y = 2 दे गया, मान लो एक ये ऑप्शन भी होता, तो 1 + 1 सर ये भी 2, तो ये भी ठीक आ रहा है सर। तब आपके पास कोई और तरीका नहीं है, फिर तो आपको सोल्व करके ही देखना पड़ता, ठीक है। आप आउट तो कर देते, जो ऑड वन थे उनको आउट कर सकते थे, लेकिन अगर फंस गए कि जहां पर 1 - 1 0, सर ये भी ठीक है, 1 + 1 ये भी तो ठीक है सर। तो अगर इस तरह का केस फंस गया तब तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ही सर 1 नंबर का है, तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से फंसेगा। क्लियर है ये बात, समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल टू द कर्व दिस पासिंग इज दिस। अब फिर से नॉर्मल निकालनी है कर्व पर। कर्व कौन सी है, ये x² = 4y। बेटा मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूं आपको, इट वाज क्वेश्चन नंबर 29 एज पर माय नंबरिंग, है ना। पासिंग 1, 2 जो नॉर्मल है ना वो निकालनी है मुझे, जो पास करती है 1, 2 से। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं कर गया यहां पे, ठीक है। तो अगर मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकालना चाहता, अभी भी समझो ये सारी की सारी इक्वेशन किसकी है सर, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। चाहे ये 1, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, चाहे ये पासिंग पॉइंट है, बट ये लाई कहां कर रहा है, नॉर्मल की कर्व पर ही तो लाई कर रहा है, नॉर्मल पर ही तो लाई कर रहा है सर। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 + 2 अरे सर पहला ही कर गया, 1 + 2 सर रॉन्ग, 1 - 2 ये भी रॉन्ग, 1 - 2 ये भी रॉन्ग। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मैंने क्यों रखे दो क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि भाई आप इनको पूरा सॉल्व करने ना बैठ जाएं। सबसे पहले आप ऑप्शन से जाएं, ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो अगर ऑप्शन नहीं दिए हुए तो बेटा कोई और तरीका नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 29 में पूरा सॉल्व कराया हुआ है आपको, आप चेक करिएगा, ठीक है, लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक में भी गिवन है ये। द लाइन दिस, मतलब ये टेंजेंट लाइन है, द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस इफ द वैल्यू ऑफ m इज। मतलब क्या बोल रहा है, ये इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। कहता है जो लाइन है ना कर्व पर, कर्व ये है मेरे पास y² = 4x और टेंजेंट है इस पॉइंट पर, राइट। तो मेरे को सर पॉइंट ही नहीं पता, x1 y1 मैंने मान लिया है, ठीक है। और कहता है कि जो लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है, वो क्या है, y = mx + 1। कहता है m निकाल दो। अब देखो कितना बढ़िया सवाल है, ना तो m पता, ना x1 y1 पता, ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है हमें, ना ही स्लोप पता है। स्लोप तो हमें निकालना है, m तो हमें निकालना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हुआ, बेसिकली यहां पर ध्यान से देखा जाए ना तो सर 3 क्वांटिटी अननोन है, ना तो ये पता, ना ये पता, ना m पता, है ना। तो मुझे 3 इक्वेशन के बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं। देखिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट of tangent to the curve be x1, y1, ठीक है। अब आप ये ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ना x1 y1 लाई किस पर कर रहा है, कर्व पर भी और टेंजेंट पर भी। ये दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो बिकॉज पॉइंट x1 y1 लाइंग ऑन बोथ टेंजेंट, जिसकी इक्वेशन क्या है, y = mx + 1 एंड ऑन कर्व, जिसकी इक्वेशन है y² = 4x। तो therefore it will satisfy both the equations,
करेगा ना। तो अब x1 y1 को अगर मैं यहां रख दूं तो y1 इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस वन, एक इक्वेशन, और दूसरी y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1। सर एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी ये आ गई, ठीक है। और बेटा तीसरी इक्वेशन कौन देगा सर? तीसरी इक्वेशन देगा स्लोप। हमेशा याद रखेंगे सर थर्ड इक्वेशन कहां से निकल के आएगी, क्योंकि मैं इस पॉइंट का यूज कहां पे कर सकता हूं? अगर मैं इस कर्व का डिफरेंशिएशन कर दूं तो इस पॉइंट का मैं यूज कर सकता हूं। क्यों? मुझे इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज मेरी इक्वेशन ऑफ कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, मैं इसी का तो निकालूंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का। तो मैं क्या कहूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सर 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4, तो dy बाय dx मेरे पास क्या आ गया सर, 4 अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास 2 अपॉन y आया स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट। लेकिन मुझे किस पर चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1 क्या आ गया सर, 2 ओवर y1। तो सर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट इतना आ गया, है ना। लेकिन एज पर द क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है सर, m है, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्या, वो तो सर m है। तो फ्रॉम दिस एंड दिस वी कैन से m इज इक्वल टू 2 अपॉन में y1। दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। मैंने स्लोप्स को इक्वेट कर दिया, राइट। सारी इक्वेशन x1 y1 और m में आ चुकी है। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है। सर अगर पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, कैसे सर, इक्वेशन 1 ये है, y1 तो मैं एज इट इज रखता हूं, m की जगह मैंने लिखा 2 अपॉन में y1, ठीक है। x1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, y1 स्क्वायर ओवर 4, y1 स्क्वायर अपॉन 4, और x1 की जगह पर मैंने लिख दिया प्लस में क्या है सर, 1 है, ठीक है। सर अगर ये कैंसिल होगा तो ये एक y1 दे देगा और ये कितना देगा, 2, तो ये y1 अपॉन 2 आया मेरे पास, राइट। और अगर मैं y1 माइनस y1 अपॉन 2 करूं तो ये बचेगा 1। अगर एक y1 में से हाफ y1 जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ टाइम्स y1 इक्वल टू 1, तो देयरफॉर y1 कितना आ गया मेरे पास, 2, तो सर y1 आ गया 2। अगर आपको x1 निकालना है तो x1 भी निकाल सकते हो, y1 अगर 2 है तो x1 कितना आएगा, 4x1 और y1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पुट कर दिया मैंने इसको इन इक्वेशन 2। वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मैं दिखा देता हूं। तो x1 आ गया 1, तो ये मेरे पास पूरा पॉइंट आ गया 1,2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुका है, क्लियर है। लेकिन सर मेरे को तो y1 ही चाहिए था, क्योंकि y1 आने के बाद मेरे पास m आ जाएगा, मुझे तो m की वैल्यू निकालनी है ना। तो पुट कर दो इसी इक्वेशन को, पुट y1 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 कैंसिल होगा तो 1, स्लोप क्या आ गया, 1, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या आएगा, m क्या आएगा, 1 आएगा। तो आंसर है 1, हाँ जी है ऑप्शन, क्लियर, ठीक है, लिख ले, बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, है ना, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस। मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं बात करूं एक कर्व की जिस पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने एक नॉर्मल निकाल दी ना, तो जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल लाइन वो कट करती है दोनों एक्सिस को, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, है ना, प्लूरल लिया हुआ है, एक्सिस को, एक्स को भी और वाई को भी, कहता है इक्वली कट करती है। मतलब अगर ये लेंथ ए है तो ये भी लेंथ कितनी होगी, ए होगी। बात समझ रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट a, 0 और ये कोऑर्डिनेट 0, a होगा। इस तरह से इक्वल इंटरसेप्ट्स पर कट करेगी कौन, नॉर्मल, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, पॉइंट बताने हैं, इस ये जो कोऑर्डिनेट होंगे ये पॉइंट x1, y, लेट कर लिया मैंने फिर से, ध्यान से सुनना, अच्छा सवाल है। सॉल्यूशन, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व या नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल भी तो टेंजेंट से ही पास होगी ना, टू द कर्व इज x1 y1, क्लियर है। अब मैं जानता हूं मेरे को दो अननोन निकालने x1 और y1, तो मुझे कम से कम दो इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है, पड़ेगी ना। तो मैं एक बात और भी जानता हूं, ये पॉइंट x1 y1 टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, नॉर्मल पर भी और कर्व पर भी। कर्व की इक्वेशन मेरे पास है 9y स्क्वायर इक्वल टू x3। तो सर मेरे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है कर्व की, तो मैं ये जानता हूं बिकॉज it lies on the curve, hence
satisfy द इक्वेशन ऑफ कर्व करेगा ना। तो अगर मैं इसको इसमें रख दूं तो 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 क्यूब। तो सर एक इक्वेशन आ गई जो मुझे चाहिए थी, 9y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्यूब। अब सर दूसरी इक्वेशन कहां से निकलेगी, मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में भी, स्लोप ऑफ टेंजेंट के थ्रू निकालेंगे हम। कैसे सर, देखिए अगर मेरे पास इक्वेशन थी ये, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा सर, 18 टाइम्स y dy बाय dx, और x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, 3 से 6 18, तो dy बाय dx मेरे पास आ गया x स्क्वायर अपॉन में 6y। ये आया मेरे पास स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट, लेकिन मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट पॉइंट x1 y1, तो ये आ गया x1 स्क्वायर अपॉन 6y1। इनफैक्ट आई डू नॉट नीड स्लोप ऑफ टेंजेंट, आई वुड नीड स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो माइनस dx ओवर dy एट दिस पॉइंट x1 y1 कितना आएगा, माइनस 6y1 ओवर x1 स्क्वायर। ठीक है सर, अभी भी इक्वेशन नहीं आई, आपने कहा था स्लोप निकाल दो, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ना उसने इक्वेशन दे दी थी किसकी, टेंजेंट की, तो मैंने कहा फटाफट निकल गया उससे अगर वो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो हम यहां से भी बना सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m यानी d माइनस dx ओवर dy x माइनस x1। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, रीजन बीइंग y माइनस y1 dx बाय dy क्या है सर, ये माइनस 6y1 ओवर x1 स्क्वायर और x माइनस x1 मल्टीप्लाई कराओ, इसको इधर भेजो तो ये होगा, पहले y लिखते हैं, y टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस y1 या x1 स्क्वायर y1, x1 स्क्वायर अंदर भेजते हैं तो ये होगा x टाइम्स नेगेटिव 6y1 माइनस 6xy1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस 6xy1। अब सर इसको इससे कराओगे तो प्लस 6x1y1। अब ध्यान से समझना बेटा, मेरे को इक्वेशन बनानी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, राइट। तो मैं उसी चीज को सोच रहा हूं, मेरे पास यहां पर x है और यहां पर y है, तो इसको मैं इधर लेके आता हूं 6xy1, और फिर क्या है प्लस yx1 होल स्क्वायर। इस क्वांटिटी को मैं उधर भेज रहा हूं 6x1y1 प्लस x1 स्क्वायर y1। बताएं इतनी बात क्लियर है। अब सर मेरे को ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो आई गई, अगर मैं इसको इधर प्लेस कर दूं तो माइनस सी, ये पूरा का पूरा सी है, x1 y1 एक पॉइंट होंगे जो नहीं पता मुझे अभी, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, x भी और y भी है, तो ये मेरे पास जनरल फॉर्म आ गई। लेकिन सर मेरे को कहता है इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी हुई है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और कहता है ये दोनों ना इक्वल है, मतलब ये a b नहीं है, ये a है या b b है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखता हूं, तो मैं इसको अगर पूरे राइट हैंड साइड से डिवाइड करा दूं, मतलब डिवाइड बाय 6x1 y1 प्लस x1 स्क्वायर एंड y1 बोथ द साइड्स, है ना। तो यहां पर बनेगा 6xy1 अपॉन 6x1 y1 प्लस x1 स्क्वायर y1। बताएं, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, मैं डिवाइड करा रहा हूं ना, तो डिवाइड कराने से पहले इसको मैं थोड़ा सा सही कर सकता था। मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इससे डिवाइड नहीं कराता, मैं कराता हूं किससे हूं, x1 देखो यहां से कॉमन आ रहा है और फिर y1 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 6 और यहां क्या बचेगा x1। मैं इससे डिवाइड कराता हूं, उसका फायदा बताता हूं आपको। देखो मैंने डिवाइड कराया इससे x1 y1 6 प्लस x1, ठीक है। आप यही मान के चले मैंने यही किया, देखो 6x1 y1, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहीं पहुंच जाऊंगा, प्लस yx1 स्क्वायर अपॉन ये किससे मल्टीप्लाई, x1 y1, और यहां क्या है 6 प्लस x1, ठीक है, इक्वल्स टू, ये तो सर क्वांटिटी 1 हो जाएगी ना 1, x अपॉन a की फॉर्म बनानी सर, y1 तो y1 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से x1 स्क्वायर, एक x1 इसको काट देगा। बताएं ये बात क्लियर है। अब मुझे चाहिए x अपॉन a, तो मैं इस 6 को मैं और करके x अपॉन ऐसे भी लिख सकता हूं, x1 6 प्लस x1 अपॉन में 6, ऐसे भी तो लिख सकता हूं सर मैं। अगर मैं 6 को ऊपर फेंक दूं तो वहीं पहुंच जाऊंगा, राइट। प्लस यहां पर क्या है, y अपॉन y1 6 प्लस x1 अपॉन y1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। x1 आएगा ना, तो x1 आएगा, सच्ची x1 इक्वल टू 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी हमारे को। तो अब सर 1 मिनट के लिए मैं इसको भी रब कर रहा हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा।
उसने क्या बताया है सर, ये x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1 की फॉर्म आ चुकी है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म है। उसने क्या कहा है, इक्वल इंटरसेप्ट है, बिकॉज a और b ये दोनों इक्वल है, बिकॉज a इज इक्वल टू b, मतलब इंटरसेप्ट्स ऑन बोथ द एक्सीज आर इक्वल, कौन सी लाइन के, नॉर्मल के। और ये इक्वेशन किसकी आई है, ये भी तो नॉर्मल की आई है, तो मैं कह सकता हूं ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, x1 6 प्लस x1 अपॉन 6 इज इक्वल टू y1 6 प्लस x1 अपॉन में x1, 6 प्लस x1 से 6 प्लस x1 कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा, x1 ओवर 6 इज इक्वल टू y1 अपॉन में x1। अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टाइम्स y1, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आई। ये देखो फर्स्ट इक्वेशन तो मैं पहले से ही निकाले बैठा हूं, एक और इक्वेशन आई है मेरे पास। क्लियर है ये बात। तो अब मैं अगर इंसर्ट कर दूं, अगर मैं y1 की जगह पर और यहीं पर लिखता हूं, और y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर ओवर 6, ये मैंने सेकंड लिखा, तो पुट कर दो इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं इसको इसके अंदर पुट कर दूं तो क्या होगा सर, देखिए 9 टाइम्स y1 की जगह पर ये लिखना है मुझे, तो x1 अपॉन 6, x1 स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर इक्वल टू x1 क्यूब। अब मैं x1 निकाल सकता हूं ना बेटा, तो यहां पर क्या होगा सर, 9 टाइम्स x रेज टू द पावर 4 अपॉन में 36 इज इक्वल टू x1 क्यूब, और ये काट देंगे तो 4 आएगा। तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 4x क्यूब। तो इसी को अगर मैं खोलता हूं तो x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0, तो x क्यूब कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो दो फैक्टर आएंगे x0 या x4 या x4, तो सर 4 तो सभी में है ना। तो चलिए x तो आ गया हमारे पास। अब y की बारी, अगर x0 होगा तो किसी भी इक्वेशन में रख लो, इसमें रख देते हैं, अगर x0 हुआ तो y भी 0 हो जाएगा, चेक कर लो, है ना। और ठीक है, और अगर मैं x इक्वल टू 4 रख दूं यहां पर, x इक्वल टू 4, तो 4 का क्यूब होगा 64 बाय 9 कितना होगा सर, 64/9 इक्वल टू y1 स्क्वायर, राइट। तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8/3 आएगा, तो y1 आएगा क्या, या y आएगा क्या, प्लस माइनस 8/3। तो सर मेरे पास 2 पॉइंट, बेसिकली 3 पॉइंट आए, एक 0 0, एक 4,8/3 और एक 4, माइनस 8/3। तो सर आंसर कौन सा मेरे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट कौन से हैं, ये वाला, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है आपको ये बात। तो 4, प्लस माइनस 8/3 इज द राइट ऑप्शन। तो सर 0 0 से भी जाएगी बेटा, बात समझने की है। कर्व कैसी होगी, कर्व कुछ इस तरह से होगी कि एक्सिस पर कट करेगी ना हमारी, ये टेंजेंट ले ली मैंने, ये नॉर्मल ले ली, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा 4, प्लस माइनस 8/3, ये पॉइंट होगा, राइट। तो सर 0 0 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक्सिस पर इससे समझना मुश्किल है चीजों को। सर इक्वली कट कर रही है, हाँ कर तो कर इक्वली रही है, लेकिन हम इस तरह की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बोलते, ये तो हम पासिंग थ्रू ओरिजिन भी बोल देते हैं, लेकिन ये फॉर्म हम इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। जब भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं ना, हम माइंड में ये वाली पिक्चर विजुअलाइज होती है, राइट, नॉट दिस। हालांकि इट इज ऑल्सो अ पार्ट केस ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी तो इंटरसेप्ट फॉर्म है। सर इक्वली तो कट कर रही है, एक्स पर भी और वाई पर भी, कुछ है ही नहीं ना, एक्स और वाई 0 0 है, तो सर ये भी हो सकती है, लेकिन अगेन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम इन पर क्वेश्चंस कम करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन ये ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ। तो जो रिक्वायर्ड ऑप्शन था, इन तीनों में से कोई भी हो उसी को टिक करूंगा, मेरे को 2 वाला मिला तो मैंने टिक किया, ठीक है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व मेरे पास कैसी दी हुई है, इंप्लिसिट फंक्शंस के रूप में दी हुई है। इक्वेशन निकालनी मुझे टेंजेंट की इस कर्व पर और इस पर्टिकुलर इंटरवल में दैट आर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो सर इस तरह का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, हमने सीखा था अगर मेरे पास एक कर्व है और यहां से अगर टेंजेंट पास करती है और ये टेंजेंट अगर इसके पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन मेरे पास तो गिवन है। तो सर इसका स्लोप वैसे भी निकल जाएगा हमारे पास, और अगर इस लाइन का स्लोप आ गया और इसको भी मैं कर्व को डिफरेंशिएट कर दूं तो फिर से स्लोप मिल जाएगा। तो उन स्लोप को भी मैं इक्वेट करा के इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल सकता हूं, है ना। लेकिन सर देखिए दिक्कत क्या आएगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अच्छा सवाल है, सॉल्यूशन इसका थोड़ा लेंथी होगा और ये क्वेश्चन 1 या 2 बार 6 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x प्लस वाई। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट आप यहां पर पहले, इससे पहले हम लिख लेते हैं लेट
द पॉइंट x1 y1 कंसीडर as point of contact of tangent to the curve। ठीक है, तो अब मैं जानता हूं मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x प्लस वाई। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, देखो dy बाय dx, ध्यान से समझिएगा क्या होगा सर, माइनस साइन x प्लस वाई। अब सर चेन रूल, x का होगा बेटा 1 प्लस y का होगा क्या सर, dy ओवर dx, है ना। ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं, माइनस साइन x प्लस वाई और फिर माइनस साइन x प्लस वाई dy बाय dx, मैंने एक बार इस क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई कराया और एक बार इसके साथ कराया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, dy बाय dx। और मैं अगर इसको इधर भेज दूं तो dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू नेगेटिव टाइम साइन x प्लस वाई। तो dy बाय dx मेरे पास कितना आ गया, माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई, ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो इट रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ फैमिली ऑफ टेंजेंट्स, बट आई नीड अ स्लोप एट अ गिवन पॉइंट। पॉइंट मेरे पास गिवन है ही नहीं, तो मैंने कहा इसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं। तो माइनस साइन x1 प्लस y1 ओवर 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। ठीक है, ये मेरे पास एक स्लोप आ चुका है। ठीक है, अब मैं जानता हूं बिकॉज द टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, है ना। तो लाइन क्या है मेरे पास सर, y इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो इधर से भी मैं स्लोप निकाल सकता हूं, इस लाइन का क्या होगा, माइनस a अपॉन b लगा लो तो माइनस 1/2। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, कैसे भी निकाल सकते हो आप, इसका स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब जो टेंजेंट है और जो गिवन लाइन है वो पैरेलल है। तो इट इंप्लाइज, या फिर देयरफॉर वी कैन से द स्लोप ऑफ बोथ लाइन, जो कौन सी है, गिवन एंड टेंजेंट आर इक्वल होंगे ना, या सेम होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस साइन x1 प्लस y1 ओवर 1 प्लस साइन ऑफ x1 प्लस y1 इक्वल टू नेगेटिव टाइम 1/2। माइनस से माइनस कट गया। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो 2 साइन x1 प्लस y1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x1 प्लस y1। इस साइन x1 प्लस y1 को इधर प्लेस करूंगा तो कितना आएगा बेटा, केवल साइन x1 प्लस y1 बचेगा सर इक्वल टू 1। और इस 1 को मैं चेंज करके लिख सकता हूं साइन ऑफ 90, क्योंकि अब मैं क्या लगाऊंगा सर, जनरल रूल लगाऊंगा। क्या होता था, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y, देन आप क्या बोलते थे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में जनरल सॉल्यूशन का। तो उसी तरह हम यहां पर भी लगाएंगे x1 प्लस y1 इक्वल टू क्या होगा सर, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n, और y क्या है सर, π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब सर x1 प्लस y1 की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब है ना, मैं एक बात जानता हूं सर, मेरे को x1 y1 अगर ना आए, मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे x1 y1 चाहिए और फिर स्लोप भी चाहिए। चलो स्लोप तो मेरे को यहां से भी मिल चुका है, अब मेरे पास जो पॉइंट है ना वो नहीं आ रहा, और पॉइंट में मेरे पास कितने अननोन है, 2। तो सर एक इक्वेशन तो आ गई, एक इक्वेशन का और फिर से यूज कराओ। तो ये जो पॉइंट है x1 y1 कहां पर लाई कर रहा है सर, कर्व की इक्वेशन पर। तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व बिकॉज पॉइंट x1 y1 लाई ऑन द कर्व, हेंस इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन किसकी, कर्व की, करेगा ना। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा सर, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिख सकता हूं y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप ध्यान से देखना, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड। अब मैं एक काम कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये x1 प्लस y1 की जगह पर मैं इसकी वैल्यू रख दूं, x1 प्लस y1 पर
x1 प्लस y1 की वैल्यू ये है, और मैं अगर यहां पर ले आऊं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूं, y1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सर ये तो बहुत ही गंदा सा हो गया, अब क्या करें इसमें? देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, यही मेन चीज है इस क्वेश्चन की, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए 6 मार्कर्स है। कहता क्या है, आप यहां देखिए n को आप इंटीजर्स रखना स्टार्ट करो, तो चलिए रख के देखते हैं। अगर मैंने n को 0 रख दिया, ये 0, ये भी क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ये क्या बचेगा सर, केवल पाई बाय 2। अगर मैंने 1 रख दिया तो ये पाई देगा, और ये कितना देगा, -1, पाई माइनस पाई बाय 2, अगेन पाई बाय 2, राइट। अब अगर मैंने 2 रख दिया तो 2 पाई और -1 का स्क्वायर 1, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 सर होता है 5 पाई बाय 2। अगर मैंने 3 रखा, 3 पाई प्लस 3 पाई माइनस पाई बाय 2, राइट, तो फिर से 5 पाई बाय 2। अगर मैंने 4 रखा तो ये देगा 4 2 जा 8, 9 पाई बाय 2। तो सर इस तरह से बढ़ता जाएगा, लेकिन निकल के क्या आ रहा है सर, हर बार पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल निकल के आ रहे हैं, ना। तो मैं एक बात कह सकता हूं, ध्यान से समझना, यही बात इंपॉर्टेंट थी इसमें, बिकॉज मैं काम करता हूं, इसको रब करता हूं, इतनी जगह मुझे चाहिए कि बेटा देखिए यहां पर ही लिख देते हैं इस बात को तो हम, बिकॉज इट यानी n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n पाई बाय 2 always gives odd multiple of pi by 2। ये हमेशा क्या देने वाला है, odd multiple of pi by 2 when n बिलोंग करता हो इंटीजर को। जब n इंटीजर को बिलोंग करेगा तो ये क्वांटिटी क्या निकल के आएगी, हमेशा pi by 2 निकल के आएगी। and for odd multiple ऑफ पाई बाय 2 कॉस थीटा क्या देता है बेटा, हमेशा 0 आता है। कॉस थीटा इज ऑलवेज बी 0 फॉर ऑल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। आप ये बात अच्छे से जानते हैं, राइट। तो एक बात समझ में आई कि अगर ये सारा का सारा 0 हो गया, मतलब ये सब क्या आएगा, पाई बाय 2, तो y1 क्या आ जाएगा मेरे पास, तो देयरफॉर वी कैन से y1 इक्वल्स टू, देखिए मेरे पास ये सब क्या निकल के आएंगे, पाई बाय 2। पाई बाय 2 की साइंस निकल के आएगी तो कोस पाई बाय 2 क्या देगा, 0, तो y1 क्या आ गया मेरे पास, 0 ही आ गया। ठीक है, मैंने क्या लिखा समझने वाली बात है, ये ब्रैकेट जब भी खुलेगा ना तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देगा, और जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 देगा तो कोस थीटा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। तो मतलब y1 क्या आ गया, 0 आ गया। कब, जब n इंटीजर होगा। क्लियर है। अब सर या तो y1 को यहां रख लो 0, इस इक्वेशन में रख सकता हूं, y1 0 रख दिया तो ये भी 0, तो cos x1 इक्वल्स टू 0, तो दोबारा लगाओ जनरल सॉल्यूशन, नहीं तो यहां पर रख लो फर्स्ट में, y1 को 0 रखता हूं, पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अगर मैं फर्स्ट में रखता हूं तो क्या होगा सर, x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n पाई बाय 2, वेयर n किसको बिलोंग करेंगे, इंटीजर को। एक बात हो रहा है बेटा, जो x की वैल्यू आनी चाहिए ना, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पाई एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 2 पाई, ये भी बात है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं n को कुछ रखना स्टार्ट करता हूं। n मैंने रखे क्या क्या, एंड सो ऑन, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। तो मेरे पास x1 क्या क्या आएंगे, मेरे को ध्यान रखना है, n तो मुझे इंटीरियर रखने हैं, और x1 जो निकल के आए वो इस रेंज के निकल के आने चाहिए। सबसे पहले 0 रखते हैं। सर अगर यहाँ 0 रखा तो ये 0, -1 की पावर 0, वो भी 1, और पाई बाय 2, तो 0 पर देगा ये पाई बाय 2। ठीक है, अगर मैंने 1 रख दिया तो पाई माइनस पाई बाय 2, सर वो भी पाई बाय 2 देगा, तो 1 पर भी यही वैल्यू आएगी और 0 पर भी यही आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। आगे चलते हैं, 2 रखते हैं। आपकी बार 2 रखने पर ये देगा सर 2 पाई प्लस -1 की पावर 2 इंटू में पाई बाय 2, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये 2 क्या देगा, 5 पाई बाय 2। तो सर ये तो ले ही नहीं सकते ना, तो 3 की बात भी गलत हो चुकी है। समझ रहे हैं आप बात, तो सर क्यों नहीं ले सकते, 5 पाई बाय 2 इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 2 पाई, और x को 2 पाई से छोटा रखना है, 5 पाई बाय 2 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। अच्छा आगे चलते हैं, अब -1 रखते हैं सर इधर से, क्योंकि नेगेटिव के नंबर भी रखने हैं ना, तो n को मैंने नेगेटिव रखा, तो नेगेटिव पाई प्लस -1 की पावर -1 पाई बाय 2। अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहूं तो 1/-1 की पावर 1 पाई बाय 2, और 1/-1 क्या होता है सर, -1, तो -पाई बाय 2, ये क्या देगा, -3 पाई बाय 2। हाँ ये चलेगा, ये काम करेगा। अब -2 रखो, n की जगह पर रखा मैंने -2, तो -2 पाई और -1 की पावर -2,
-1 की पावर क्या होगी -2, तो 1/-1 का स्क्वायर, तो सर ये पॉजिटिव रहेगा। और यहां पर क्या है 2, ये भी 2, तो 2 2 जा 4, अभी भी -2 पर भी यही वैल्यू आएगी और -1 पर भी यही वैल्यू आएगी। क्लियर है। अगर मैं -3 रख दूं, अगर मैंने क्या रख दिया -3, तो यहां पर -3, यहां पर भी क्या होगा -3, राइट। यहां पर क्या होगा -3 और यहां पर भी -3 होगा, और -1 की पावर -3 को नीचे लेके जाएंगे तो आप पॉजिटिव करेंगे, लेकिन ये अल्टीमेटली रिजल्ट क्या देने वाला है सर, -3π और -π/2, तो -7π/2 आएगा। अगेन ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि -2π से भी छोटा हो जाएगा, मुझे छोटा भी नहीं चाहिए उससे, राइट। तो मैं क्या करूंगा अब इसमें, मेरे को एक बात समझ में आ गई है कि मेरे पास दो ही वैल्यू आ रही है। x1 क्या क्या आया मेरे पास -3π/2 और x1 क्या आया π/2। तो y1 क्या है सर, y1 की केवल एक ही वैल्यू विच इज 0 और y1 की एक ही वैल्यू विच इज 0। तो मेरे पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए x1 y1 वेयर स्लोप क्या है सर, स्लोप तो हम निकाल चुके हैं ना, स्लोप क्या है इस लाइन का -12 है ना। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 0, स्लोप कितना है सर -12, x माइनस x1, तो -x1 प्लस हो जाएगा इधर 3π/2, ठीक है बेटा। ये 2 इधर आएगा तो 2y इक्वल टू -x माइनस 3π/2। अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को इधर कर ले आऊं तो x प्लस 2y प्लस 3π/2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 2x प्लस 4y प्लस 3π इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसी तरह से यहां से निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे सर, अगेन y माइनस y1 इक्वल टू -12 टाइम x माइनस π/2 है ना। तो 2y इक्वल टू -x प्लस π/2, तो x इधर आएगा प्लस 2y है ही, नेगेटिव π/2 इक्वल टू 0। ऑन टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम 2x प्लस 4y माइनस π इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगेन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में तो ये 6 मार्क का ही क्वेश्चन है, इससे कम का क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्लियर है, लिख लें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। काइंडली नोट इट डाउन एवरीथिंग एंड प्लीज आप इनको बार बार प्रैक्टिस करें सो दैट यू वुड हैव अ बेटर हैंड ऑन इट। थैंक यू सो मच।